हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पिछले लेक्चर में जैसा मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुई थी, कैसे उसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ था, एक मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी जो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख लेना और समझना। ठीक है, तो अभी हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करने वाले हैं आज का नया टॉपिक, जो कि है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, पोस्टुलेट मतलब है थ्योरी, कैसे डेवलप हुई थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स की, वो किस बातों पे निर्भर करती है। तो वो हमारे 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिखे हैं बहुत सारे। इनको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे, जिससे कि आप रिलेट कर पाएँ जो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा था, उससे अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ एक क्लासिकल पार्टिकल की, जहाँ पर हम न्यूटन्स के लॉ पढ़ते थे। ठीक है, वो पार्टिकल में आप F=ma वो सब सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं जो एक क्लासिकल पार्टिकल में लग सकते हैं। ठीक है, अभी दिमाग में सिर्फ क्लासिकल पार्टिकल जो आप बचपन से पढ़ते हैं वही आप याद रखना। ठीक है, तो अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक क्लासिकल पार्टिकल को अगर आपको उसको बताना है, उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है कि ये कहाँ पर होगा, कहाँ पर ये जाएगा, ठीक है, या उसके बारे में हमको कुछ भी पता करना है, तो उसके लिए हमें मेनली 2 चीज़ें चाहिए, जो कि है एक्स और पी। एक्स मतलब पोजीशन और पी मतलब मोमेंटम। ठीक है, अगर हमको एक चीज़ पता है, अगर मैं आपको पोजीशन दे दूँ तो आप उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे, आपको मोमेंटम पता होगा, तो उससे आप पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर लीनियर मोमेंटम हो, एंगुलर मोमेंटम हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको अगर किसी भी पार्टिकल का फ्यूचर बताना है तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमको चाहिए। सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है स्टेट। अब ये स्टेट का क्या मतलब है, जो मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी भी पार्टिकल, कोई क्लासिकल पार्टिकल है जिस पे क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल फॉलो होते हैं, लॉज फॉलो होते हैं, अगर अब जैसे इलेक्ट्रॉन है उस पर क्लासिकल पार्टिकल्स के जो लॉ है, क्लासिकल मैकेनिक के लॉ, वो नहीं वैलिड होते हैं। ठीक है, तो ऐसा पार्टिकल जिस पे क्लासिकल फिजिक्स के नियम लग सके उसको हम बोलते हैं क्लासिकल पार्टिकल। अब उस क्लासिकल पार्टिकल में 2 चीज़ें चाहिए हमको, पोजीशन और मोमेंटम। वो 2 चीज़ें हम मतलब वो चीज़ें उसकी एक बेस है, ये 2 चीज़ें होंगी तो ही मैं उसका फ्यूचर बता सकता हूँ, तो उसी को हम बोलते हैं स्टेट। ठीक है, क्लासिकल पार्टिकल की स्टेट कौन कौन है, पोजीशन और मोमेंटम। दूसरा हमारे पास होता है डायनेमिकल वेरिएबल। डायनेमिकल वेरिएबल क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी स्टेट है, अब यहाँ पर 2 स्टेट है, पोजीशन मोमेंटम। ठीक है, पोजीशन मोमेंटम से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम तो पता ही है हमें, और एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया ये एंगुलर मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम है। अब ये होते हैं डायनेमिकल वेरिएबल जो स्टेट से निकल के आते हैं। आप स्टेट में कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा कि हमको डायनेमिकल वेरिएबल मिल जाते हैं। अब लास्ट हमारा पॉइंट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का सिंपल मतलब है फ्यूचर। मतलब अगर आपके पास डायनेमिकल वेरिएबल है और स्टेट भी है, अब फ्यूचर बताने के लिए हमको कुछ इक्वेशंस चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके पास एक पार्टिकल है, हम बोलते हैं ये पार्टिकल यहाँ से इस वेलोसिटी से गुजरा। ठीक है, आप एक पार्टिकल हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड हमको दे रखी है। ठीक है, अब ये इसकी वेलोसिटी है और हमें इसका मास दे दिया गया है। ठीक है, मास भी हमको मान लीजिए इसका 5 kg दे रखा है। अब हमसे अगर वो पूछता है कि व्हाट इज इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, सेम इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर अब देखिए ये v क्या है, डायनेमिकल वेरिएबल, m क्या है, m हम बोल सकते हैं स्टेट है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे, इवोल्यूशन, यानी कि ये उसका फ्यूचर बताएगा कि अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि आपको किसी भी पार्टिकल को अगर उसकी फ्यूचर बताना है तो आपको कुछ ना कुछ इक्वेशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है। मान लीजिए आप हैं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गए और आपने उनको बोला कि मुझे हेल्प चाहिए। अब आप उसको हेल्प वो बिना बताए तो नहीं बता सकता ना, आपको हेल्प करेगा वो, बट आपकी पहले बात सुनेगा, उसके बाद आपको सजेशन देगा कि ये सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। तो आप जो प्रॉब्लम लेके गए, आप जो डाटा लेके गए उसके पास, वो डाटा है स्टेट या फिर डायनेमिकल वेरिएबल। अब आपका जो दोस्त है वो है इक्वेशन, आप उसको जब दोगे तो वो इक्वेशन में रख के आपको सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल के लिए अगर हमको उसको बताना है तो हमको 3 चीज़ें चाहिए, स्टेट, डायनेमिकल वेरिएबल और इवोल्यूशन। ठीक है गाइस,
ये सब चीज़ें हमको चाहिए। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है, इसलिए बिकॉज यही सेम चीज़ भी क्वांटम मैकेनिक्स में चाहिए होती है, ठीक है। बट वहाँ पर ये चीज़ें बदल जाती हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें, लेकिन वहाँ ये सब बदल जाता है। तो कैसे बदलता है ये देखते हैं। पोस्टुलेट नंबर 1। तो गाइस पोस्टुलेट नंबर 1 मैंने आपको बता रखा है, द स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम इज गिवन बाय स्टेट वेक्टर साई एक्स टी इन हेल्बर्ट स्पेस। दिस साई एक्स टी कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीड। अब देखो वहाँ पर हमको स्टेट क्या थी हमारी क्लासिकल पार्टिकल की, पोजीशन और मोमेंटम। यहाँ पर जो स्टेट होता है वो होता है साई, ठीक है। साई हमको पहले से ही दिया रहता है। साई मतलब किसी भी अगर क्वांटम पार्टिकल है उसकी मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो साई अपना आप कंटेन करता है हिल्बर्ट स्पेस में। वहाँ पर स्पेस क्या होता है, वहाँ पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पर उसका एक खुद का स्पेस होता है हिल्बर्ट स्पेस। इसमें इतनी कोई बात नहीं है, ठीक है गाइस। उसके आगे एनी सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट वेक्टर इज ए स्टेट वेक्टर। मतलब स्टेट वेक्टर जो हमारा है, अब यहाँ पे देखिए स्टेट तो लिखा है, वहाँ पे सिर्फ स्टेट था, यहाँ पे स्टेट वेक्टर है। मतलब यहाँ पे जो साई होगा वो एक वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सिंपल आप ये समझिए। तो अगर मैं एक साई है जो एक पार्टिकल के बारे में बता रहा है, वही साई दूसरे पार्टिकल के बारे में बता रहे, अगर मैं उन्हें जोड़ूं तो जोड़ने के बाद भी मुझे साई ही मिलेगा, यानी कि स्टेट वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। ये साई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर होता है, समझ में नहीं आता, बट इसको सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है तो ये एक पार्टिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन हमको बताता है। जैसे वहाँ पर हमको पार्टिकल की पोजिशन और मोमेंटम होना ज़रूरी है, वो हमको पार्टिकल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताता है, वैसे साई हमको यहाँ पे बताता है। वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो वेक्टर ही हो, बट यहाँ पर वेक्टर ये साई ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ पर स्पेस कुछ और होता है, यहाँ पर स्पेस कुछ और होता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हुई कमेंट ज़रूर करना। अब दूसरा पॉइंट कहता है, टू एवरी ऑब्जर्वेबल और डायनेमिकल वेरिएबल देयर कॉरस्पॉन्ड्स अ लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर हुज आइगन फंक्शन फॉर्म्स अ कंप्लीट बेसिस। अब ये क्या है, देखो आपको मैं एक चीज़ से समझाता हूँ। यहाँ पर क्लासिकल है और यहाँ पर क्वांटम है, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल की स्टेट होती है एक्स और पी, पोजीशन और मोमेंटम। यहाँ पर साई होता है जो सब कुछ बताता है। यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस होता है, वहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है नॉर्मल, ठीक है। अब बात करते हैं डायनेमिकल वेरिएबल, सेकंड पॉइंट जो वहाँ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर डायनेमिकल वेरिएबल के लिए क्या करना होता है, अगर हमसे कोई बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी निकालो तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी में कैसे निकाल सकता हूँ, एक्स को डिफ्रेंशिएट करके, और एम मुझे पहले से पता होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, डायनेमिकल वेरिएबल अगर आपको निकालना है ना गाइस, तो हमको यहाँ पर जो दिया रहता है वो दिया रहता है सिर्फ और सिर्फ साई एक्स टी, सिर्फ ये दिया रहता है। अब मुझे निकालना है, यहाँ पे सिर्फ साई है, ठीक है, ना ही कोई मोमेंटम है, ना ही कोई एक्सेलरेशन, ना ही वेलोसिटी है, ना ही लीनियर मोमेंटम है, ना ही एंगुलर मोमेंटम है, सिर्फ साई है। अब मुझे साई से निकालना है लीनियर मोमेंटम। देखो यहाँ पर जब कोई भी हम लोग डायनेमिकल वेरिएबल निकालेंगे उसके ऊपर हमें कैप का साइन लगाएंगे, जैसे हम वेक्टर में लगाते थे, ठीक है। अब मुझे लीनियर मोमेंटम निकालना है तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ एक हर्मिशियन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम वहाँ मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना कि डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ये आपको एक फंक्शन दिया है, ठीक है, ये फंक्शन है एफ एक्स। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते तो हमें कुछ मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर जब मैं इस साई एक्स टी के आगे कुछ ऑपरेटर लगाऊंगा, उस ऑपरेटर को लगाने के बाद मुझे कुछ मिलेगा, वो होगा डायनेमिकल वेरिएबल, ठीक है। आगे हम समझेंगे इसको, ठीक है गाइस। तो देखिए मोमेंटम का ऑपरेटर मुझे चाहिए था, तो मैंने आगे ये कुछ लिखा है, ये जो लिखा है इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑपरेटर, ठीक है। और ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। क्यों हमारे हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्योंकि ये हमें रियल आइगन वैल्यू देता है, और साई एक्स टी हमारा जो स्टार्टिंग में स्टेट वेक्टर होता है, ठीक है, ये हमको चाहिए रहता है। तो अभी तक हमने देखी दो चीज़ें पढ़ ली है। वहाँ पे हमने स्टेट, यहाँ पर हमें स्टेट वेक्टर है, वहाँ पर स्टेट होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। डायनेमिकल वेरिएबल सेम ही होता है यहाँ भी, और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स में देखो डायनेमिकल वेरिएबल अगर मैं बात करूँ क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो हमको जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये सब दिया रहता है। बट क्वांटम मैकेनिक्स में यही जो होता है, अगर मुझे मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम का ऑपरेटर अगर मुझे चाहिए तो उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। तो वहाँ डायनेमिकल वेरिएबल को कैसे दर्शाते हैं हम लोग, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक कैप से। तो जहाँ पर भी कैप आएगा तो समझ जाना कि वो क्या है, डायनेमिकल वेरिएबल, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है जिसमें द मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल ए कैप। ए कैप मतलब कोई डायनेमिकल वेरिएबल। अगर आपको कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल को मेजरमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस डायनेमिकल वेरिएबल को लेना पड़ेगा, ठीक है,
और उसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपके साई से। जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे साई से तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू होगी ए साई। जो आपने स्टार्टिंग में फंक्शन लिया था वो बाद में आएगा यहाँ पे, और ए एक आपको रियल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। वो रियल वैल्यू को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। किसकी आइगन वैल्यू? ए कैप की आइगन वैल्यू। और ए कैप यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है, ए कैप यहाँ पर है कोई डायनेमिकल वेरिएबल। जैसे वहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो डायनेमिकल वेरिएबल होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है गाइस। इतना आप समझ गए होंगे, आई होप। अब जिसमें आगे बात आती है, वहाँ हमारा जो वहाँ पर स्टेट और डायनेमिकल वेरिएबल खत्म हो चुका है, वहाँ पर इवोल्यूशन की बात आती है। यहाँ पर इवोल्यूशन हमारा कौन करता है? वहाँ पर हमें इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटन की इक्वेशन। यहाँ पर हमें जो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है वो इक्वेशन है श्रोडिंगर्स इक्वेशन, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर पार्टिकल का फ्यूचर बताना है तो मुझे श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। और देखो साई हमें पता रहता है, ठीक है। एच लाइन हमारा, अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हैं। आई, देखो ये श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे। तो सिंपल इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है? जो कोई डायनेमिकल वेरिएबल होगा इसको हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं, ठीक है। साई अपना क्या है? साई अपना वेव फंक्शन है, ठीक है। स्टेट वेक्टर तो है ही, वेव फंक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। वेव फंक्शन यानी कि ये एक फंक्शन जैसा होता है, या तो ये साइन की फॉर्म में होगा, वेव है यानी कि ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब डेल्टा बाई डेल्टा टी क्या है? रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एच लाइन, अब हमने वहाँ बचपन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एच, ये क्या होता है? प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इसको एच को 2 पाई से डिवाइड कर दूँ तो मुझे ये एच लाइन मिलता है, ठीक है। इसको हम एच लाइन बोलते हैं, ये भी प्लांक्स कांस्टेंट ही है, ठीक है। फिर आता है हमारा आई, और आई होता है आयोटा। तो ये जो श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म पे हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये एच कैप क्या है? एच कैप यहाँ पे है कोई डायनेमिकल वेरिएबल, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये सब। इसमें अगर कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आई है हमारे पास, लीनियर हर्मिशन ऑपरेटर। तो आपको समझ में आ गया होगा, हर्मिशन मतलब ऐसा जो रियल आइगन वैल्यू थे और ऑपरेटर जो हम आगे लगाएंगे किसके? साई फंक्शन के, तो हमें वो क्या देगा? हमें वो एक ऑपरेटर दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंप्लीट बेसिस आता है, हुज आइगन फंक्शन फॉर्म्स अ कंप्लीट बेसिस। ये कंप्लीट बेसिस क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको एक वेक्टर दे दूँ और वो वेक्टर एक्स वाई जेड के अलोंग हो, ऊपर की साइड हो, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ आई और जे दे रहा हूँ और के नहीं दे रहा हूँ। आई जे देने के बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे उस वेक्टर जो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है यानी कि जेड एक्सिस में है, क्या आप इन दो की मदद से बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। उसके लिए आपको के कैप का होना ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए मुझे कोई भी वेक्टर अगर दुनिया में बताना हो तो मुझे ये 3 यूनिट वेक्टर पता होने चाहिए। इन 3 यूनिट वेक्टर को हम लोग बेस वेक्टर भी बोलते हैं और कंप्लीट बेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसके लिए है? ये है क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। अच्छा, अगर मैं इन आई कैप का जो यूनिट वेक्टर निकालो वो हमेशा 1 आता है, इसलिए हम इनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली साई भी क्योंकि वेक्टर की तरह बिहेव करता है, तो अगर मुझे इस साई का कंप्लीट बेसिस निकालना है तो यहाँ पर तो हमें क्या चाहिए होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में? आई जे के कैप। बट कंप्लीट बेसिस में, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में कंप्लीट बेसिस साई का क्या होता है? आप साई लो, आप साई का स्टार लो, स्टार मतलब होता है उसका कॉन्जुगेट, अभी हम आगे पढ़ेंगे। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे ना तो उसका आंसर 1 आएगा। इसको हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर उसका आंसर 1 आ जाता है तो उसको हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन भी बोलते हैं और कंप्लीट बेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है गाइस। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।